वेलकम टू होमी विजन। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेक्निकल एग्जाम के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इसमें मेन रूप से जो हमारा टारगेट होगा वो होगा डीआरडीओ का सेप्टेम्बर 10 और टेक्निकल एग्जाम जो भी होंगे उसके लिए भी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मेन जो इसमें होगा, मैं आपको क्या करूंगा कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, उसके मैं आंसर और सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जब टेक्निकल एग्जाम होगा डीआरडीओ का टेक्निकल एग्जाम होगा, उस समय तक करीब 4 से 5 महीने बाद होंगे। डेली मैं आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इससे कि आपको 1 मंथ में कम से कम 900 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन के बीच हो जाएगा, जिससे कि आपके 5 महीने में कम से कम 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उम्मीद है कि इस 5000 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 50% या 60% तो आ ही जाएंगे एग्जाम में, जिससे कि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और केवल आधे घंटे ही रोज प्रिपरेशन करना है। ओके, जो हमारा मेन टारगेट ब्रांच होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल वालों का मेन प्रॉफिट ये है कि आप इसमें केवल क्या करें कि आप यहाँ पे केवल आधे घंटे डेली इसमें के 30 क्वेश्चन पढ़ लें। आपको फिर एग्जाम के लिए रूम पे इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ या इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल अपनी इलेक्ट्रिकल की तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चन का ओरिजिन होगा वो हमारे पास टोटल 3 स्टैंडर्ड बुक हैं जो कि नॉर्मली एग्जाम में आती हैं, और वही 3 स्टैंडर्ड बुक से मैं आंसर आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उस बुक का नाम बस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप उसके चारों ऑप्शन पढ़ लें। बिना चारों ऑप्शन पढ़े आप आंसर ना दें। ठीक है, यहाँ तो दे दें चाहे ना दें, लेकिन एग्जाम में भी तो कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको चारों ऑप्शन जब तक आप पढ़ ना लें तब तक उसका आंसर टिक ना करें, चाहे पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कि जो दूसरे ऑप्शन होते हैं या बाद वाले ऑप्शन होते हैं वो पहले वाले ऑप्शन से ज़्यादा सही हो सकते हैं, इसलिए आप जब तक 4 ऑप्शन ना पढ़ लें आंसर कभी भी ना दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट नेट करंट फ्लो एट द जंक्शन इज पॉजिटिव। ओके, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। किरचॉफ्स करंट लॉ कह रहा है I1 + I2 = I3 + I4। मतलब एक जंक्शन ये है हमारे पास, यहाँ से करंट आ रही है 1 2 3 4 करंट जा रही है। ठीक है, ये है I1, ये है I2, ये है I3, I4। इसका क्या होता है कि एल्जेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम किसी पॉइंट पे 0 होता है, तो देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन यही हमारा सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप एंड EMFs इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज। देखिए क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ IR ड्रॉप प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF = 0। ये होता है किसमें हमारा? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। तो ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव हो सकता है, डिटरमाइंड बाय बैटरी EMFs। नेक्स्ट है 0, तो हमारा क्या होगा? 0। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। किरचॉफ्स करंट लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जंक्शन इन अ नेटवर्क, क्लोज लूप इन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब हमारा जंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अभी दिखाया आपको, ये देखिए पीछे, किसी भी जंक्शन पे जो करंट आने वाली करंट होती है वो इक्वल टू होती है जाने वाली करंट के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 3 हो गया, 4th पे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू जंक्शन करंट, नहीं। बैटरी EMF, हाँ। IR ड्रॉप, हाँ। डी ऑप्शन है बोथ B एंड C, हो सकता है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अभी देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यही वाला, बोथ B एंड C। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF = 0। करेक्ट, तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट हैविंग। सुपरपोजिशन थ्योरम किस पे अप्लाई होगा?
जिस सर्किट में होगा क्या, रजिस्टिव एलिमेंट, ठीक है, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है, लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम, इसमें ध्यान रखिए इसको। कुछ क्वेश्चन देखिए याद करने होंगे, इसमें कोई सोल्यूशन वाली चीज़ें तो है नहीं। जो सोल्यूशन वाली आएंगी तो उसको सॉल्व करिए, और जिसमें याद रखना होता है उसे याद रखना होता है, ठीक है। तो इसमें यही वाला ऑप्शन सही है, लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज रेसिप्रोसिटी, डुअलिटी, नॉन लीनियरिटी एंड लीनियरिटी। तो इसमें सही ऑप्शन है लीनियरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज, लीनियरिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। थ्योरम रेजिस्टेंस आरटीएच इज फाउंड, ठीक है, बाई रिमूविंग वोल्टेज सोर्स along with their internal resistance, okay, by short circuiting the given two terminal, नहीं ये कभी नहीं हो सकता, between any two open terminal, no, हो सकता है ये वाला लेकिन कंफर्म नहीं, between same open terminal as for earth। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, by removing voltage source along with their internal resistance। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और ये हमारा एक लोड लगा हुआ है RL। यहाँ पे क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे अगर हमें RTH निकालना होगा RTH, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं लोड को, और यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, ये यही हमारा RTH है, इसे RS कहते हैं। इस समय क्या है, RS इक्वल टू RTH, ओके। तो इसका फर्स्ट कंडीशन सही है, बाई रिमूविंग वोल्टेज सोर्स अलॉन्ग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, हो सकता है, स्मॉल वैल्यू एम एफ, ये भी हो सकता है, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। अब देखिए ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में बचा हुआ है जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। देखिए ये हमारे पास वोल्टेज रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे किसका इंटरनल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लोड है, ये RS है, RS ये रहा, क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले वाली कंडीशन में, सॉरी थर्ड कंडीशन में सी में जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, अगर ये वैल्यू RS हमारा जीरो होगा तो उस समय क्या होगा कि पूरा का पूरा VS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर RS हमारा इनफाइनाइट होगा, यही अगर हमारा RS सेकेंड कंडीशन अगर ले लें तो हमारा RS जो है वो अगर इनफाइनाइट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारा वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा हमारा RS के क्रॉस हो जाएगा, तो RL के क्रॉस कोई भी वोल्टेज पहुंचेगा ही नहीं, इसीलिए हमारा फोर्थ कंडीशन नहीं होगा। सही कौन सा होगा, फिफ्थ का C, ठीक है। यहाँ आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा उसका जीरो होगा फॉर अ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स EMF, सही है। देखिए टर्मिनल वोल्टेज जो होगा यहाँ पे, ये है हमारा टर्मिनल A, ये है टर्मिनल B, ठीक है। वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स EMF वोल्टेज, करेक्ट है। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स वोल्टेज, ये भी एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सोर्स वोल्टेज है VS, अगर यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आउटपुट में V0 आ रहा है तो कभी भी V0 ज़्यादा नहीं होगा VS से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी सही है द सोर्स EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, थर्ड केस में बोल रहा है कि VS इक्वल टू V0, ये हो सकता है कब, जब आइडियल हो, ये हमारा आइडियल केस में हो सकता है, ठीक है। पहला, अब दूसरा केस एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन देखिए, टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन दी सोर्स वोल्टेज, ये ठीक है। V आउटपुट जो होगा हमेशा कम होगा VS से, लेकिन सही है, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन दी सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, सेकंड देखिए यहाँ पे
टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स वोल्टेज, ये वाला ज़्यादा सही है, ऑप्शन बी ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स वोल्टेज, ठीक है, इक्वल हो सकता है बट लोअर कंफर्म नहीं है ज़रूरी ना, इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स वोल्टेज, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर, इट इज़ नेसेसरी टू नो, हमें रजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटी निकालने के लिए क्या चीज़ जरूरी है यही बताना है। वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी रजिस्टर, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी रजिस्टर, कितनी करंट पास हो रही है थ्रू रजिस्टर के, ये जरूरी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दी रजिस्टर बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू तो हम पता पाएंगे कि करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, यानी करंट इधर जा रही है कि प्लस से माइनस इधर आ रही है, ठीक है, यही। और वैल्यू ऑफ रजिस्टर इसका भी कोई मतलब नहीं है, ईएमएफ इन दी सर्किट, ठीक है, ईएमएफ का रोल है, लेकिन ईएमएफ का रोल कब है, जब यहाँ पे ये ईएमएफ है, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये, ठीक है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सही होगा ये, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दी रजिस्टर। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L to M इन दी नेटवर्क शोन इन फिगर, ओके, L to M, पहले आपको दो चीज़ बता देता हूँ, देखिए अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है, ये R1 है, ये R2 है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा R1 प्लस R2, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई रजिस्टर पैरेलल में है, तो रजिस्टर, तो इसका R1 और R2 1 अपॉन R1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अभी थर्ड कंडीशन आपको मैं एक और बता देता हूँ, टोटल सॉल्व करने का सिंपल यहाँ पे बता दे रहे हैं, उसके बाद क्या है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं किसी भी सर्किट का। देखिए पहला कंडीशन, अगर किसी सर्किट में करंट करंट के फ्लो होने के लिए कुल एक ही पाथ हो ना, एक पाथ हो तो वो सीरीज में होंगे, इफ पाथ इज ओनली वन, तो एक अगर एक ही पाथ हो इस रेजिस्टेंस में जाने के लिए, इस वाले में भी जाने के लिए, R1 और R2 में, तो ये सीरीज में होंगे दोनों। और अगर इसके लिए मल्टीपल पाथ हों, जैसे कि एक ये रजिस्टर लगा है, एक यहीं से और लगा हुआ है, एक यहीं से और लगा हुआ है, तो ये तीनों आपके क्या हैं, पैरेलल में है, ठीक है। मैं तो सॉल्व करने का आपको वो बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, जो 6 ओम है और 6 ओम है, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इनका कितना आएगा, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम, करेक्ट। यानी यहाँ वाला रजिस्टेंस अगर हम ये दोनों हटा दें अब, तो इस समय क्या पे आएगा, एक रजिस्टेंस आएगा ये, अब इसकी वैल्यू होगी कितनी, 12 ओम। अब ये 12 ओम जो हमने बनाया, और एक ये जो 12 ओम, और एक ये 12 ओम जो पहले से है, ये एक 12 ओम जो पहले से है, ये वाला, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना आएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर दो, पहले कंडीशन ये है, अगर दो 6 ओम के सीरीज में है तो 12 ओम आया, अब दो 12 ओम के पैरेलल में है तो 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12, यहाँ से, ठीक है, 12 इंटू 12 अपॉन 24, 12 दूनी 24, ये आएगा आपका 6 ओम, करेक्ट। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया 6 ओम, यानी यहाँ पे एक हम 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, बाकी ऊपर का कोई भी रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, उसको हटा देना है। ये एक 6 ओम है, अब ये 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में है, फिर से आएगा हमारा सीरीज में 12 ओम, ओके। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 6 ओम,
अब ये वाला जो हमने लगाया हुआ है ये है हमारा 12 ओम, करेक्ट। ये वाला 12 और ये वाला 12 जो दूसरा वाला है, दोनों मिलके फिर से 6 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। यहाँ पे देखिए दो पैरेलल अगर 12 ओम होंगे, पैरेलल में अगर दो 12 ओम है तो आप उसका फाइनल 6 ओम आएगा, ठीक है, 6 ओम। और यहाँ पे से जो एक फाइनल हमारा बनेगा ये वाला इसके साथ ये भी कितना है 6 ओम, ये और ये दोनों 6 ओम 6 ओम फिर से बनेंगे 12 ओम। उसके बाद एक हमारा जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, किसका किसका, इस वाले का और इस वाले का, वो आएगा हमारा 12 ओम। तो और ये 12 फिर से पैरेलल में होंगे, ठीक है। फिर से 12 पैरेलल का क्या आएगा 6 ओम। अभी मैं एक यहाँ पे फाइनल एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे निकालना है रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट पे। और ये 6 ओम और ये 6 ओम फिर से आएगा 12 ओम, और एक फाइनल यहाँ से आके एक ये आ जाएगा, ये एक 12 ओम है और एक ये 12 ओम है, ठीक है। दोनों 12 ओम पैरेलल में है, दोनों मिला के 6 ओम, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट। ठीक है, देखिए काम मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक रजिस्टर के लिए रजिस्टर कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस आएगा तब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेटवर्क व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क in from the terminal of the load. The above statement is associated with maximum power transfer theorem, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नंबर 13। इसमें क्या है, एनी नंबर ऑफ करेंट सोर्स इन पैरेलल मे बी रिप्लेस्ड बाई, यहाँ पे आ जाइए, मे बी रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल करंट सोर्स whose current is the algebraic sum of individual source, okay। current and source resistance is the parallel combination of individual source resistance. The above statement is associated with Millman's theorem। देखिए क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक हमारे पास करंट सोर्स है और इसके साथ एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है, ये है हमारा I1, ये है हमारा R1, इसी के साथ एक और लगा दें हम I2 और इसके साथ है रेजिस्टेंस IR2, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जब हम इसको फाइनली रिप्लेस करेंगे जो आएगा वो आएगा I1 इक्वल टू I1 प्लस I2, और R जो आएगा वो हमारा, एक्चुअली क्या है कि जब करंट सोर्स जुड़ते हैं ना तो पहले उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सोर्स रेजिस्टेंस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सोर्स रेजिस्टेंस, इसीलिए वहाँ पे पैरेलल हो जाता है वोल्टेज वाले में, तो ये R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे ऐसे पैरेलल नहीं कर सकते हैं, वो जब हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके तब करते हैं, तब वहाँ से आता है ये आंसर। इसको भी मैं आपको बता दूंगा किसी एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफ अ सोर्स ऑफ EMF E in any branch produces a current I in any other branch, then same EMF acting in the second branch would produce the same current I in the first branch. The above statement is associated with reciprocity theorem। रीजन क्यों कह रहा है कि अगर एक हमारे पास सोर्स है, यानी कि इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफ अ सोर्स ऑफ EMF E in any branch produces a current, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हमारे पास सोर्स लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, ठीक है, ये है I1 इन एनी E, यहाँ से फिर से इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफ अ सोर्स ऑफ EMF E in any branch produces a current I in any other branch, then some same EMF acting in the second branch, okay, would produce the same current I in the first branch. The above statement is, ठीक है। अगर इसमें जो EMF है हमारा वो I1 प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इसी को हम रिप्लेस करके इस साइड कर दें तो ये भी I1 प्रोड्यूस करेगा, और EMF अगर सेम होगा तब, तो इसी ये किस में होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, ओके। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इन द सर्किट शोन इन द फिगर द RTH इक्विवेलेंट। देखिए किसी भी थ्योरम RTH चाहिए ना हमें, RTH जो होता है वो हमेशा हम, पहला कंडीशन है कि
हमेशा लोड के अक्रॉस निकालते हैं, RL लोड के अक्रॉस होता है। यहाँ पे हमारा लोड होता है, उस लोड को हम रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पे जो वो रेजिस्टेंस होता है उसको RTH, लोड रेजिस्टेंस हटा के हम वहाँ पे RTH लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, और एक कंडीशन, दो कंडीशन और फॉलो करनी होती है। एक, अगर हमारे पास करंट सोर्स है उसे ओपन सर्किट करना होता है, और अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने पहले यहाँ पे और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, ये डायरेक्ट हम आ गए। ये है हमारा R2, ये है हमारा R3, और ये है हम यहाँ से हम चाहते हैं RTH, इस तरफ लुक, इधर तरफ देखेंगे, ठीक है। ये है हमारा R3। तो देखिए R1 का पॉइंट और R2 का पॉइंट दोनों ये यहाँ से ऐसे आके शॉर्टेड है। इसका मतलब है R1 और R2 हमारे पैरेलल में हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये आए, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया, ये है हमारा R3, यहाँ पे हैं हम RTH। अब इधर से अगर हम देखेंगे तो RTH हमारा और R इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा। TH इक्वल टू R3 प्लस RTH। तो RTH इक्वल टू R3 प्लस RTH क्या है हमारा, ये है R2 अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। इनमें से कौन सा नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर है। इंडक्टेंस है, कंडेंसर है, वायर बाउंड रजिस्टर है और ट्रांजिस्टर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। देखिए इंडक्टर, पहला आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर आपके लीनियर हैं। जब आपका ऑप्शन ये ना दिया हो तो वायर बाउंड रजिस्टर, कंडेंसर मतलब भी आपका कैपेसिटर ही होता है, बस फैन वगैरह में या बड़ी मोटर में यूज करते हैं तो वहाँ पे कंडेंसर कहते हैं। तो इसमें जो नॉन लीनियर है वो आपका ट्रांजिस्टर है। जैसे आपका नॉन लीनियर में कौन कौन से डिवाइस आएंगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट या फेट भी आता है, ये आपके नॉन लीनियर डिवाइसेज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए कैपेसिटर इज बेसिकली ए कैपेसिटर इज जनरली अ बाइलेटरल और एक्टिव कंपोनेंट है, नहीं। देखिए R L C R जो है वो पैसिव कंपोनेंट है, एकदम ध्यान रखिए इस बात का। यहाँ पे अ कैपेसिटर इज जनरली अ बाइलेटरल एंड एक्टिव कंपोनेंट। फर्स्ट में एक्टिव कंपोनेंट नहीं सिलेक्ट करना है, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर एंड लीनियर कंपोनेंट। देखिए ये भी नहीं सिलेक्ट करना, जिसमें एक्टिव होगा उसे तो कभी नहीं सिलेक्ट करना है। लीनियर है एंड बाइलेटरल कंपोनेंट, नॉन लीनियर एंड एक्टिव कंपोनेंट। इसमें भी एक्टिव आ गया, इसका मतलब है हमारा सी ऑप्शन सही है। एक्टिव तो नहीं है कैपेसिटर, ठीक है। देखिए पहली बात, एक्टिव होने की, किसी भी कंपोनेंट के एक्टिव होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है या तो वो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी सप्लाई कर सके, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है उसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो, या टोटल एक्टिव, किसी भी एलिमेंट के एक्टिव होने की दो कंडीशन है, या तो वो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी सप्लाई करे या इंटरनली उसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन होता हो, ठीक है। तो कंपोनेंट में कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर हो गया, इसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन है। मॉसफेट हो गया, मॉसफेट किसी भी तरह का सोर्स होगा, चाहे वो पावर सोर्स हो, करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, वो सभी एक्टिव में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
In any network containing more than one source of EMF, the current in any branch is the algebraic sum of a number of individual friction current. ठीक है, the number being equal to the number source of EMF. ठीक है, जितनी करंट है उतनी ही EMF सोर्स है. ठीक है, each of which is due to separate action of each source of EMF taken in order when the remaining source of EMF are replaced by conductor. यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आर रिप्लेस्ड बाई कंडक्टर. ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ विच आर इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव सोर्स. करेक्ट. द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नन ऑफ द एबव. देखिए इसका आंसर तो सही है, सुपरपोजिशन थ्योरम. रीजन बता दे रहा हूँ, देखो. कह रहा है अगर हमारे पास किसी सर्किट में मल्टीपल क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिप्लेस करेंगे, हटा देंगे. क्योंकि हटाने के लिए अभी आपको कंडीशन बताया था कि वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट. करंट सोर्स तो यहीं पे यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अगर किस में हम करते हैं कि एक एक वोल्टेज सोर्स को निकाल के पहले वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को लगा के करंट निकाल लेते हैं, फिर टोटल उसका सम कर देते हैं, वो सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं. इन अ डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज़ वैल्यू आर, द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्वल स्टार नेटवर्क विल बी. नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे देखिए. इन ए डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज़ वैल्यू आर. ठीक है, हमारे पास एक डेल्टा नेटवर्क है ये, जिसकी वैल्यू है आर. करेक्ट. अगर इसी में हम एक स्टार बना दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो उन्होंने ये पूछा है. ठीक है, ये वाली. तो हम आर, अगर इस पॉइंट को ए बी और सी माने तो आर ए बी इक्वल टू क्या होगा. देखिए इस डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करने के लिए क्या होना है, ये है हमारा आर ए बी, ये है हमारा ए बी, ये बी. ओके, ये है हमारा आर ए बी, बी सी, और ये वाला है हमारा आर सी ए. ठीक है, एक निकाल लेते हैं कोई भी, बाकी सभी सेम ही आएंगे. क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है. देखिए आर ए बी का क्या होगा, इंटू आर अपॉन तीनों का सम, आर प्लस आर प्लस आर. ये कितना आ जाएगा, 2r अपॉन, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2r थोड़ी होगा, आर स्क्वायर अपॉन 3r. ये r से r ही कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, r/3. करेक्ट. तो इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. ओके. किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, पैसिव नेटवर्क ओनली, एसी सर्किट ओनली, डीसी सर्किट ओनली, बोथ एसी एज वेल एज डीसी. इसी के लिए सही है, दोनों के लिए सही है. किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विथ लम्प्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट. देखिए किरचॉफ जो लॉ होता है केवीएल और केसीएल, वो एप्लीकेबल होता है केवल लम्प्ड पैरामीटर, लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल सबके लिए एप्लीकेबल है, और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ऐसे पैरामीटर होते हैं जैसे कि आपके पास एंटीना है, हमारे पास ये एक हमारा एंटीना है,
उसमें क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 यह रडार हो गया, कोई भी, और ट्रांसमिशन लाइन हो गई। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है, एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट एप्लीकेबल, तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू सर्किट विथ नॉन लीनियर एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, किरचॉफ केवीएल केसीएल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो चलेगा? नहीं, लीनियर के लिए अप्लाई है ना किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड टू नॉन लीनियर एलिमेंट, चलेगा। लीनियर एलिमेंट चलेगा। लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट, ये सबसे सही आंसर है। इसीलिए आपको बोला था कि चारों ऑप्शन पढ़ लेना है। ठीक है, रेजिस्टेंस एल एम विल बी, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। देखिए आप इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये पॉइंट एक ही से जुड़े हैं, मतलब ये 20 ओम ये 20 ओम पैरेलल में है। तो पैरेलल वाले का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? वो आएगा 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 40, ये 2 ये 10, करेक्ट। ये इसका आ जाएगा 10 ओम। अभी देखिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये एक है, ये जो हमने इक्विवेलेंट निकाला, ये 2 है, ये 10 है, ये 20 है। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए एल एम, ये आर एल इंटू एम इक्वल टू कितना होगा? फिर से पैरेलल में आ गए दोनों। क्या है, यहाँ पे एक गलती हो गई है। ये पॉइंट और एक, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला, तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में ही है। तो इसका होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20। ये आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 एलसीएम हो गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, करेक्ट। ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 3। आता वही तब भी जब पहले कर रहे थे, 6.66 ओम, करेक्ट। ये है हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाई इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी, पहला ऑप्शन है इक्वल टू दी लोड रेजिस्टेंस, करेक्ट। लेस देन द लोड रेजिस्टेंस, इनकरेक्ट। मोर देन द लोड रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नॉन लीनियरिटी आ जाती है। लेस देन द लोड रेजिस्टेंस, इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ efficiency of power transfer when maximum transfer of power occur is 50%। यहाँ पे क्या है कि सभी की वैल्यू आर 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 है। ठीक है, इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस एल एम इन फिगर, इतना इस वाले फिगर में इस 15 ओम, द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। एल एम मीन्स इस टर्मिनल यहाँ पे, और यहाँ पे जो फाइनल आर इक्विवेलेंट है हमारा, वो है इनका 15 ओम दिया है इन्होंने। हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है या निकालना है। ठीक है, टीन इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा? आर प्लस आर इक्वल टू 2r। देखिए 1 अपॉन 2r प्लस ये वाला आर, सिंगल है, 1 अपॉन आर प्लस नेक्स्ट वाला 1 अपॉन 2r। ये वाला कौन सा है? ये वाला, देखिए ये आर और ये वाला आर दोनों सीरीज में है ना। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से आएगी, यहाँ चली जाएगी, और जब करंट एक समान हो तब उसे सीरीज में कहते हैं। देखिए अगर कोई एक करंट हमारी यहाँ से कोई आ रही, तो किधर जा सकती है? एक इधर जा सकती है, एक इधर जा सकती है, एक इधर जा सकती है, तब ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है,
इसका जो फाइनल सर्किट आएगी देख लीजिए आप। कुछ यूँ आएगी। ठीक है, आर आर आर, ये 2R है, ये भी 2R है। यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम जो होगा हमारा 2R होगा, 2R से 2R पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। R से अगर 2R में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2R से 2R में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये आ गया हमारा 1/15 इक्वल टू 4/2R। ये हम इम्प्लाइड करेंगे 2R इक्वल टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, देन R इक्वल टू 30 ओम। करेक्ट, ये देखिए इसमें कहीं होगा, ये रहा 30 ओम। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? देखिए अभी बताया था आपको पीछे, ये है हमारा इंटरनल आर एस, और ये है हमारा लोड आर एल। करेक्ट, ये है हमारा वी एस। ठीक है, इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। हाँ, आर एस इक्वल टू आर एल होगा तो 50-50% दोनों पावर ट्रांसफर हो जाएगी, यही है मैक्सिमम पावर। लेस देन द लोड रेजिस्टेंस, ग्रेटर देन द लोड रेजिस्टेंस, नन ऑफ द अबव, ये एक कंडीशन है। इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू अ लोड ऑफ 100 ओम, द सोर्स विल बी वोल्टेज सोर्स। रीज़न ये इसका मैं बताता हूँ आपको कि वोल्टेज सोर्स क्यों होगा। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे है, ये है और ये है लोड है, तो इसमें क्या है, अगर ये 1 ओम है और ये 100 ओम है तो ज़्यादा पावर इसी में ड्रॉप होगी ना। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। करेक्ट, या सबसे ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा तभी पावर आ जाएगी P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। करेक्ट, ये क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा पावर इसी में जाएगी। क्यों? अगर इसको हम इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा, इनफाइनाइट या मतलब इससे ज़्यादा कर दें तो इसमें पावर 1 ओम में ज़्यादा पावर, इस वाली रेजिस्टेंस में पावर ज़्यादा ड्रॉप होने लगेगी। इसीलिए यहाँ पे हम आइडियली क्या होता है, 0 होता है और प्रैक्टिकली कम से कम जितना हो सके। तो यहाँ पे 1 ओम है तो इसका पहला ऑप्शन सही है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। ये अभी कर चुके हैं पीछे, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया। इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू अ लोड ऑफ 100 ओम, ये भी पहले कर चुके हैं, वोल्टेज सोर्स। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। अगर किसी सर्किट है हमारे पास यहाँ पे, उसका जो डायरेक्शन है करंट का, चाहे इधर हो या इधर हो, दोनों सेम हो तो क्या होगा, यूनिलेटरल नहीं, एक डायरेक्शन होता है, बाईलेटरल सही है, ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल, पहले ये बी ऑप्शन सही है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सीरीज पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट है, एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी। देखिए अगर हमारे पास कोई भी, हम अभी आपको पीछे बताए थे ये बात कि अगर हमारे पास सीरीज या पैरेलल पता करना है तो उसमें अगर कोई भी करंट फ्लो हो रही है और दोनों में सेम है तो इसका मतलब है कि वो सीरीज में है। सीरीज विथ ईच अदर, दोनों आपस में सीरीज में है। ठीक है, इन द गिवन सर्किट द किरचॉफ्स करंट लॉ एट द पॉइंट एल इज अप्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि I3 इधर है, I1 है, यहाँ पे I2 है। ठीक है, तो I1 इक्वल टू I3 प्लस I2। ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, if a circuit does not contain any source of energy or EMF, it is known as unilateral circuit, bilateral circuit, passive circuit, active circuit। एनर्जी सोर्स है ही नहीं उसमें तो वो पैसिव सर्किट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी सोर्स नहीं होगा तब तक वो पैसिव रहेगा, जैसे ही एनर्जी सोर्स आएगा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाईलेटरल है सर्किट कि हम बता नहीं सकते, यूनिलेटरल है सर्किट हम बता नहीं सकते। देखिए ठीक है, इसमें देखिए द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी चाहिए है ना। तो पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ब्रिज बन रहा है, ये है उसका पी क्यू, ये वाला आर, ये वाला यस। तो ब्रिज को बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, पी इंटू आर
इक्वल टू क्यू इंटू एस। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को 1 मिनट के लिए हम हटा दे रहे हैं, अभी इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखिए ये 8 का मल्टीप्लाई 8 से 8 का मल्टीप्लाई 8, तो ये वाला हट जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, एक ये 8 ओम, ये 8 ओम, दूसरा वाला ये 8 ओम, ये 8 ओम, और एक यहाँ पे हमारे पास ये वाला 8 ओम। ठीक है, और यहीं पे हमारा पॉइंट है आपका ए, और ये वाला पॉइंट है आपका बी। करेक्ट, देखिए ये 8 8 8 8 8 और 8। ठीक है, 8 8 सीरीज में होंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 16, दूसरा वाला ये वाला भी 16, थर्ड वाला ये आपका 8 ओम। करेक्ट, पॉइंट आपके यही रहेंगे ए एंड बी। तो ए बी 1/RAB इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/8। करेक्ट, इसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे 16 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1/RAB इक्वल टू 4/16, ये 4, ये इम्प्लाइड करेगा RAB इक्वल टू 4 ओम। करेक्ट, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 36। दिस सर्किट पैरामीटर में बी, सर्किट पैरामीटर क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर अ गैस डायोड। डायोड आ गया तो देखिए डायोड एक तो पहली बात एक्टिव है, कुछ जगह ये पैसिव की तरह भी काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो एक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें और इसमें है, मतलब ये और ये सही नहीं है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, लीनियर नहीं होता है डायोड, क्यों, क्योंकि डायोड एक्सपोनेंशियल होता है। उसका ऑप्शन सही है नॉन लीनियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड बाइलेटरल पैरामीटर, इनमें से कौन सा लीनियर है और बाइलेटरल पैरामीटर है। ठीक है, रजिस्टर, सेमीकंडक्टर डायोड, इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड बाइलेटरल, ये है आपका रजिस्टर। क्यों, सेमीकंडक्टर डायोड आपका लीनियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डायोड लीनियर नहीं है, ये ट्रांजिस्टर लीनियर नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।